फ्रेज तो सुना होगा, डू यू हैव गट्स, मतलब हिम्मत, करेज। हिम्मत। गट और हिम्मत से क्या रिलेशन है? हिम्मत है क्या? डू यू हैव गट्स? गट का तो डाइजेशन से रिलेशन होना चाहिए ना, हिम्मत से क्यों होना चाहिए? क्या लगता है? ये बिल्कुल सही है कि जो हिम्मत होती है वो गट से आती है। अगर गट हेल्दी है तो आपके अंदर हिम्मत है, राइट। एक बहुत अच्छी अफ्रीकन फ्रेज है कि जिंदगी तो हर किसी को मिली है, लेकिन लेकिन कोई इमोशनली मरा हुआ है, कोई भावनाओं से मरा हुआ है, कोई जमीर से मरा हुआ है, और कोई पूरा ही मरा हुआ है, राइट। तो जिसका गट जितना ही सिक है वो उतना ही मरा हुआ है, सांसों से जिंदा है लेकिन गट से मरा हुआ है। ओके, तो गट भी एक हमारा ब्रेन का पार्ट है। हमारे बॉडी के अंदर 3 ब्रेन होते हैं। पहला ब्रेन आपके सर में होता है, दूसरा ब्रेन आपके पेट में होता है, और तीसरा ब्रेन आपके पिंडलियों में होता है। तो कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास 3 ब्रेन है। ऑलवेज रिमेंबर वी हैव 3 ब्रेन्स, और इन तीनों में म्यूचुअल कनेक्शन है। ये तीनों अलग अलग काम नहीं करते हैं, ये साथ में काम करते हैं। ये 3 भाइयों की तरह नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गए। ये ऐसे भाई हैं जो कभी नहीं लड़ते हैं, सब हमेशा साथ में चलते हैं। स्ट्रेस होगा तो गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो स्ट्रेस होगा, दोनों साथ में होता है ना। वन क्रिएट्स द अदर। इनडाइजेशन होगा तो मन खराब होगा, और मन खराब होगा तो इनडाइजेशन होगा, साथ साथ चलते हैं। इसीलिए इसका और गट का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। अगर किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन, डिल्यूजन, सिजोफ्रेनिया, ऐसी कोई भी बीमारी होती है तो ब्रेन बीमार है, मतलब दूसरा भाई बीमार है, राइट। आप कभी भी किसी एक को ट्रीट करने जाएंगे तो ट्रीट नहीं कर सकते। इसीलिए मेडिकल साइंस के अंदर, एलोपैथ के अंदर ब्रेन का और पेट का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस इसको अलग अलग ट्रीट करता है। ब्रेन का इलाज करने जाएंगे तो सालों साल ब्रेन का इलाज चलता रहेगा, डॉक्टर कहेगा पूरे साल आपको, पूरी जिंदगी दवाइयां खाते रहो, कभी ठीक नहीं होगा। और वही हालत पेट की भी है, पूरी जिंदगी आप दवाइयां खाते रहेंगे, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक पेट भी ठीक नहीं होगा। तो जिन लोगों के मन में भ्रांति है कि मेरे पेट में प्रॉब्लम है, पेट की दवाई करो, तो पेट की नहीं, पेट के साथ ब्रेन की दवाई करो। इस ब्रेन के अंदर एक वेगस नर्व होता है। अगर वो वेगस नर्व एक्टिव नहीं है और उसके पास एक पॉजिटिव मैसेज नहीं है, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने ब्रेन को रोज रोज ये कह रहे हैं, आज पेट में इधर दर्द हो रहा है, ठीक है, एक बार हुआ, आज इधर दर्द हो रहा है, 2 बार हुआ, आज इधर चेस्ट में चेस्ट बर्न हो रहा है, 3 बार हुआ, ऐसे दिन में 20 बार करते हैं, और 30 दिन में 600 बार करते हैं, और साल में पता नहीं कितनी हजार बार करते हैं, तो जितनी प्रोग्रामिंग ब्रेन की होगी, वेगस नर्व्स उतना ही मरता चला जाएगा, डेड होता चला जाएगा, क्योंकि आप अपने ब्रेन की नेगेटिव 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 प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। मैं बीमार हूं, दर्द है, बीमार है, दर्द है, बीमार है, दर्द है। तो ये वेगस नर्व धीरे 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 मरने लगता है। और आप जितना ही पेट के अंदर दवाइयां डालेंगे,
ये वेगस नर्व उतना ही बीमार पड़ता चला जाता है। तो इस गट की जो हीलिंग होती है वो केवल गट से नहीं होती है बल्कि ब्रेन से भी होती है। जो लोग मेरे योगा सेशन में आप महसूस करते होंगे कि पूरा 1 घंटे के सेशन में मैं ब्रेन की प्रोग्रामिंग करता ही रहता हूँ, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग चलती रहती है, क्योंकि केवल बॉडी को एक्सरसाइज करके, योग करके हील नहीं कर सकते जब तक कि ब्रेन पर आप हिट नहीं करेंगे। जिन लोगों ने मेरे से थेरेपी ली है, तो कभी मैं डेल्टा हीलिंग करता हूँ, कभी मैं माइंड थेरेपी करता हूँ, कभी न्यूरो हीलिंग करता हूँ, तो वो सारा इम्पैक्ट कहाँ पे जाता है? वेगस नर्व पे। और ब्रेन को लगने लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूं। और चूंकि ब्रेन पूरे बॉडी का कंप्यूटर है, वहीं से सारे ऑर्गन ऑपरेट हो रहे हैं, तो अगर उसी को अपने काबू में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गैस नहीं है। तो आज के सेशन में मैं ऐसे 10 मिनट का एक वेगस नर्व्स एक्टिवेशन आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप महसूस करेंगे कि वेगस नर्व्स कैसे एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह की मानसिकता है रादर। पहला, जहां पे इंसान कहता है कि बीमारी के साथ भी जिंदा रहा जा सकता है, मतलब बीमारी को ठीक करने के अंदर से जिगरी इच्छा नहीं है कि मुझे ठीक करना ही करना है। ठीक है, बीमारी है तो ठीक है, सबको है। ब्लड प्रेशर ही तो है, क्या हो गया, सबको है, खाते रहेंगे दवाई। शुगर ही तो हुआ है, हर तीसरे इंसान को शुगर है, तो क्या हो गया। तो ये एक कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है जिस इंसान के अंदर ये इच्छा है कि मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। अभी यहाँ पे जैन साहब हैं क्या? विनय कुमार जैन अगर हैं तो मुझे सुन पा रहे होंगे। ये एक मोस्ट क्यूरेबल पर्सन है, जिनके अंदर जिगरी इच्छा है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है। राइट जी सर, बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच। तो इस तरह के इंसान जो होते हैं मोस्ट क्यूरेबल होते हैं, और जब ये सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो विनय जी ने मुझे शेयर किया कि मेरे 20% प्रॉब्लम पहले ही महीने ठीक हो गए। पहले जो दवा खा करके शुगर का लेवल डाउन आता था, उससे बेहतर बिना दवा के आने लगा है। तो दूसरे तरह के लोग जो होते हैं वो होते हैं मोस्ट क्यूरेबल पर्सन, MCP। तो ये क्या है? एक माइंड सेट है, मोस्ट डिजीज्ड पर्सन एंड मोस्ट क्यूरेबल पर्सन, 2 तरह के लोग होते हैं। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ना, मैंने अपने से नहीं बनाया है, मैंने एक बुक से उठाया है। बुक का नाम है माइंड गट कनेक्शन। किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। उसमें राइटर ने इस फ्रेज को यूज किया है, मोस्ट क्यूरेबल पर्सन एंड मोस्ट डिजीज पर्सन। मतलब कि पूरे यूनिवर्स में सबको मालूम है कि आधे से ज्यादा लोग मरे हुए हैं, केवल सांसें चल रही हैं। अंदर से जिगर में वो क्यूरोसिटी नहीं है कि अपने आप को हील करें। ठीक है, तो किसी को टाइम मिले तो उस बुक को जरूर पढ़िएगा। तो गट को खराब करने की जो प्रथा चली आ रही है, गट को खराब करने की जो प्रथा चल रही है, ये कैसे शुरुआत होती है? बचपन से ही शुरू हो जाती है। बचपन में बच्चा अभी मुंह में उंगली नहीं डालता है कि उसको ये पकड़ा देते हैं, उंगली डालने के पहले ही। ठीक है, और कुछ लोग तो इतने शातिर हैं, इतने इतने शातिर पेरेंट्स है कि ये भी पकड़ा देते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि अभी तो बचपन खाने का समय है, खूब खाओ। वहीं से गट की बीमारियां शुरू होती है। गट को खराब होने में कम से कम 10 साल लगते हैं, 10 साल तक ये बियर करता है। राइट, एंड जस्ट इमेजिन, मैं बता दूं कि ये मेरे हाथ में जो आपको दिखाई दे रहा है कुरकुरे, जिसका नाम है, ये वास्तव में एक कैंडल है। कभी लाइट चली जाए ना तो घर में एक पैकेट कुरकुरे आप रखा करो, बहुत बढ़िया कैंडल है। ठीक है,
ये एक कुरकुरे कम से कम 1 मिनट तक जलता है, और ऐसे 50 कुरकुरे होंगे तो 50 मिनट। कैंडल से सस्ता। चलो देखो मैं जला के दिखाता हूँ, थोड़ा फैन ऑफ कर दूं। आप कभी ट्राई करना इसको जलाने का। जलाने के साथ साथ ये मच्छर भगाने का भी काम करता है। इसके अंदर से इतनी घटिया बदबू आती है कि कोई बिना बुलाए मेहमान आ जाए तो भाग जाएगा। सर मैंने इसको रिसेंटली ट्राई किया था सर, एक वायरल वीडियो देखने के बाद बस तेल ही तेल निकला इसमें। ओके, देखेंगे बहुत बड़ा कैंडल है, एकदम बढ़िया कैंडल के जैसे जलता रहेगा। और इसमें से तेल भी गिरेगा, थोड़ी देर में मेरे हाथ पे तेल टपकना शुरू होगा, और इतनी घटिया बदबू आएगी कि नाक के पास लगाए तो शायद अभी यमराज के पास जाना पड़ जाए। तो ये पूरा का पूरा पाम ऑयल में छना हुआ है, तला हुआ है, और बहुत आसानी से जल रहा है। राइट। कभी आपने रोटी को जला के देखा है? रोटी कभी जलेगा? चलो मैं अभी बुझा देता हूँ, नहीं तो हाथ मेरे जल जाएगा। तो कभी ऐसा आप जला के देखना, तो ऐसे ही आपको लास्ट तक जलता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल बुझेगा नहीं। ठीक है, तो मजा आया देख करके। अच्छा, चिप्स जलता होगा कि नहीं जलता होगा? चिप्स क्या लग रहा है? कभी देखा आपने चिप्स जला करके? ट्राई किया किसी ने? करो, बच्चों को दिखाओ ट्राई करके, तभी बच्चों को समझ आएगा कि ये खाने की चीजें नहीं होती हैं। चलो आज जला के दिखाते हैं आप। चलो जी, ये भी एक बढ़िया कैंडल है। तो जो खाने वाली चीजें होती है ना, वो जलती नहीं है। रोटी, चावल, पराठे जला के दिखाओ, वो भी तेल में ही बना होता है ना। चलो इसको भी मैं रख देता हूँ। तो इस तरह से आप जला करके बच्चों को दिखाइए, मोटिवेट कीजिए कि ये सब चीजें खाने के लिए नहीं होती। हालांकि बच्चे जिम्मेदार नहीं होते, मैं तो मानता हूँ कि माँ बाप ही जिम्मेदार होते हैं। ओके। तो विनाश की जो लीला होती है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। बाजार में गए तो कुछ नहीं तो समोसे खरीद लिया। देखो मैंने आप लोगों के लिए एक चीज और ला के रखी हुई है, हालांकि मैं खाता नहीं कभी, क्या ये सर इसे राष्ट्रीय मिठाई भी क्यों कहते हैं तो? अंतरराष्ट्रीय मिठाई है। तो सर ये खाने में मीठी मीठी लगती है। राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके गट में जाके चिपक जाती हैं, बचपन से ही ये चिपकना शुरू हो जाता है। लेकिन माँ बाप इसे प्यार मानते हैं। दिन भर थके आ रहे हैं बच्चे, घर में जाएंगे मांगेंगे तो क्या देंगे? एक चिप्स खरीद लेते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन बच्चों को खुश करने के चक्कर में अपना फ्यूचर दुखी कर रहे होते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रॉब्लम पे बात करने नहीं आए, हम यहाँ सोल्यूशन पे बात करने आए हैं। राइट, वी वांट अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। तो पहला सोल्यूशन ही वही है कि जो रूटीन फॉलो करें उसको बंद करें, एक हेल्थी रूटीन फॉलो करें। आज मैंने ग्रुप में एक मायोनीज का वीडियो डाला था, किसी ने देखा होगा? जिसने नहीं देखा होगा एक बार देखेंगे जरूर। मायोनीज को आग पर चढ़ाने के बाद वो पिघलता ही नहीं है। तो जब गैस की आग उसे नहीं पिघला सकती तो पेट की आग कैसे पिघला देगी? वो जाके ग्रीस की तरह पेट में चिपक जाता है, गट में चिपका रहता है और चिपका ही रहता है। सर उसकी स्मेल ही बहुत गंदी आती है। कभी आप मतलब उसको निकाले उस पैकेट से देखें, मैंने कभी नहीं खाया सर, मगर उसको देख के घिन लगती है सर, अजीब सी उल्टी सी महसूस होती है उसको देख के लेकिन मुझे। बहुत सारे लोग उसको चाव से खाते हैं, चाहे मोमोज हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, हर चीज में पड़ती है वो। सर उसका क्या नाम है सर, वो वाइट क्रीम जो थी? हाँ, कोई कोई कहता है कि व्हाइट सॉस है, कोई मायोनीज कहता है, कोई व्हाइट क्रीम कहता है, अलग अलग नाम से बिकती है। अच्छा। तो सैंडविच में डाल के वो बहुत खाई जाती है आजकल। वो सैंडविच में भी बहुत प्रचलन चल रहा है, बच्चों को लंच टिफिन में देने का बड़ा
ट्रेंड बहुत है। सारे परिवार में मायोनीज जो है नमक की तरह यूज होता है, चीनी नमक मायोनीज सब साथ में आता है। और जो लोग मायोनीज वाला सैंडविच नहीं खाते हैं वो गरीब हैं, ऐसा माना जाता है। जो बच्चे मायोनीज ना लगा के नहीं ले जाते सैंडविच में, उनके दोस्त उनकी अवहेलना करते हैं। छोटी सर मेरे दृष्टि से बच्चे को अगर मैं रोटी देती हूँ लंच बॉक्स में तो सर उसके दोस्त चिढ़ाते हैं, कहते हैं तुम रोटी लेके आते हो, बिल्कुल गांव वालों की तरह लेके आते हो सर, ये बोलते हैं बच्चे। सवार समझा जाता है। तो ये एक ट्रेंड सेट किया गया है, गट को खराब करने का एक ट्रेंड है। तो जिनका गट ऑलरेडी खराब हो चुका है, कैसे जानेंगे कि गट खराब है? घर बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि गट खराब है? कुछ आप नहीं करना, बताइए सर। अपनी जीभ को मिरर में देखना है, ठीक है? ऐसे जीभ दिखनी चाहिए, एकदम पिंक पिंक पिंकी। जिनकी जीभ अंदर से काली, वाइट, ब्लू हो गई है, उनका गट खराब है। ये आपकी जीभ जो है इसका कनेक्शन सीधे गट से है। गट जैसे जैसे कलर चेंज करेगा वैसे वैसे जीभ का कलर चेंज होता चला जाएगा। गट की सारी टॉक्सिन जीभ में रोज इकट्ठा होती है, जिसे आप टंग क्लीनर से साफ करके फेंकते हैं। तो अगर आपको गट पे टंग क्लीनिंग के बाद भी व्हाइट व्हाइट गट आपका जीभ दिख रहा है, इसका मतलब कि गट बीमार है। ओके, तो आपने देखा होगा कि पुराने डॉक्टर सबसे पहले नब्ज देखते थे और जीभ देखते थे, और यही दो चीज देख करके पूरी हिस्ट्री आपकी बता देते थे। तो जीभ सब कुछ कहती है आपके गट के बारे में। आपने अच्छा, कितने लोगों ने महसूस किया है कि आपकी नाभि के अंदर कभी कभी रुई जैसी सब्सटेंसेस इकट्ठा हो जाते हैं? देखा है सबने? ये कहाँ से आता है रुई? कुछ लोग कहते हैं कपड़े में से आता होगा, लेकिन कपड़े का रुई और जो आपके नाभि का रुई है वो बिल्कुल मैच नहीं करता है। नहीं कलर मैच करता है, ना टेक्सचर मैच करता है, ना उसका रेसा मैच करता है, ऐसा कुछ भी मैच नहीं करता है। तो फिर वो आता कहाँ से? तो जो आपकी नाभि है ना, वो यूनिवर्स से हवा को ब्रीथ करती है। आपको पता नहीं चलता, बट नाभि भी नाक की तरह हवा ब्रीथ करती है। और जिसकी नाभि जितनी साफ रहती है उसकी ब्रीदिंग भी उतनी ही अच्छी रहती है। और उस ब्रीदिंग के प्रोसेस में वो जितने भी एटमॉस्फेयर की गंदगी है वह आकर के इकट्ठा हो जाती है रुई के फॉर्मेट में। तो किसकी नाभि अच्छी ब्रीथ करेगी? जिसकी नाभि खुली होगी उसकी, या जिसकी नाभि सूख करके डेड हो गई होगी उसकी? सर खुली। तो इसलिए जरूरी है, सबसे अच्छी बात, सबसे पहली बात कि गट को हेल्दी रखना है तो हफ्ते में एक बार नाभि में तेल डालना शुरू कीजिए। तेल डालने से नाभि की ब्रीदिंग अच्छी हो जाती है। तिल का तेल डालिए, नारियल का तेल डालिए, जोजोबा ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो मिल जाए। नाभि को एक बार हफ्ते में तेल से भर के सो जाना है। सर मस्टर्ड ऑयल? देखिए, मस्टर्ड ऑयल गर्मी में नहीं डालना चाहिए, मस्टर्ड ऑयल काफी गर्म होता है और बॉडी के अंदर सबसे कम कंज्यूम होता है, अब्जॉर्प्शन लेवल उसका बहुत लो है। तो इसीलिए मैं खाने में भी रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को सरसों का तेल। थोड़ा बहुत ठीक है, बट रेगुलर यूज के लिए सही नहीं है, काफी गर्म होता है। जाड़े के लिए ठीक है, आप जाड़े में उसको यूज कीजिए। और गर्मी के समय में ठंडा तासीर वाला तेल, जैसे कि तिल का तेल यूज कीजिए, मूंगफली का तेल यूज कीजिए, नारियल का तेल यूज कीजिए। तो समय के हिसाब से चीजें बदलनी चाहिए। एक कहावत है, ऋतुमुख ऋतुभुक मितभुक। ऋतु के हिसाब से आपके भोजन बदलने चाहिए, तो उसमें तेल भी आता है। सर हमने तो अभी तक ये सुना था कि तिल का तेल गर्म होता है। तिल का तेल गर्म होता है, लेकिन जब वो आपके लीवर के पास जाता है तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। बहुत सारे अच्छा सर। ऐसे भोजन होते हैं जो लीवर से मैच, जैसे कि नींबू। नींबू काफी एसिडिक होता है, लेकिन जैसे जी लीवर के पास जाता है वो अल्कलाइन हो जाता है। जी सर। ठीक है, तो ये सारे तेल आप अच्छे से यूज कर सकते हैं गर्मी के दिनों में। जी
पहला क्योर क्या है गट को हेल्दी रखने का? नाभि में हर हफ्ते तेल डालना। जितने परिवार के मेंबर है सबको एक एक बार तेल डाल दीजिए। लेकिन ये सारी चीजें काम तभी करेगी जब इन सब चीजों को घर से दूर रहेंगे। ठीक है, तो किसी के घर में ऐसे ही कोई कचरा पड़ा हुआ है तो आज ही उसको निकाल करके डस्टबिन में डाल दीजिए। कुछ लोग कहते नहीं दान कर देंगे, नहीं दान नहीं है, वो मर्डर है। सर वैसे यूज करने में जो नारियल का तेल बाहर मिलता है पैराशूट ऑयल, सर ये सही है या कुछ और एडिबल ब्रांड? अलग से मिलता है, पैराशूट वाला एडिबल नहीं होता है, एडिबल नारियल का तेल अलग से मिलता है। ओके सर। तो वो कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो रही है, बन ही नहीं रही है? वो ऐसे पता चलेगा कि जब भी आप खाना खाएंगे तो बिना मन के खाना पड़ेगा, भूख ही नहीं लगेगी। भूख की कमी हो गई, अब फिर क्या करेंगे लोग? अच्छा 8 बज गया, क्या नाश्ता करो, नाश्ता करो जल्दी से। 2 बज गया, भोजन ले आओ, भोजन लाओ। टाइम हो गया इसलिए खाते हैं। और अगर कह दिया गलती से आज भूख नहीं लगी है, खाने का मन नहीं है, कैसे नहीं खाओगे? ठूस ठूस के खिलाएंगे। मन हो चाहे नहीं हो, खाना है तुम्हें। ऐसा ही होता है ना हमारे घरों में, मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, भोजन तो करना है। 4 खाने का रोटी मैंने, चलो एक और खा लो इसमें प्यार से, 5 कर लो। तो प्यार के नाम पे और ज्यादा आतंक होता है। तो जहां यहां तक भोजन करना चाहिए वो यहां तक भर जाता है पूरा। और जब यहां तक भरेगा तो चर्निंग कैसे होगी? अंदर का ग्राइंडर चलेगा कैसे? यहां तक भरा हुआ है तो ना उठा जाएगा, ना बैठा जाएगा, ना टहला जाएगा। तो खाने का मजा तो 1 ही मिनट 2 मिनट का आता है, परेशानी वो 3-4 दिन की हो जाती है। तो तीसरा सोल्यूशन है कि जब भी भोजन करें आप 25% पेट को खाली रखिए, ताकि अंदर पाचन क्रिया अच्छे तरीके से हो सके, खाना अच्छे तरीके से घूम सके। वॉशिंग मशीन की तरह पूरा पेट के अंदर ऐसे चर्निंग होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा घूमता है। तो वो तभी हो पाएगा जब पेट को थोड़ा खाली रखेंगे, गर्दन तक यहाँ तक नहीं विलन से ठूस ठूस के भरेंगे। ठीक है। चौथी चीज, हर वो चीज जो कि गट में जाकर के चिपक जाती है उसको नहीं खाना है। कैसे पता चलेगा? उस चीज को खाने के पहले से बॉडी में आप घस लिया करो। ठीक है, बिस्किट खाना है ना तो बिस्किट में थोड़ा सा पानी मिला करके ऐसे बॉडी में ऐसे लगा लो, देखो कि कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो खा लो। आइसक्रीम खाने का मन है तो खाने के पहले से बॉडी में लगा लो आइसक्रीम, थोड़ा सा लेकर के ऐसे हाथ में से मैश कर लो। जैसे स्मेयर करेंगे ना, आपको अगर अच्छी वाली फीलिंग आएगी तो खा लेना। अगर ना घिन घिनाहट आ रही है तो सोचो बाहर इतनी घिन आ रही है तो अंदर कितनी होगी, राइट? ये फंडा अपनाना है। सर बिस्किट कोई भी नहीं खाना चाहिए? नहीं, हेल्दी वाली बिस्किट खिला सकते हैं। अगर घर पे कोई आप हेल्दी बिस्किट बना रहे हैं जिसमें कि फाइबर की मात्रा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इसे खिलाइए। लेकिन जिस बिस्किट को बिजनेस के पर्पज से बनाया गया है वो नहीं खाना चाहिए, है ना? किस इंटेंशन के साथ बनाया गया वो इंपॉर्टेंट होता है ना। हेल्थ के इंटेंशन से बना है या बेचने के पर्पज से, पैसा कमाने के पर्पज से बना? पैसा किस में मिलेगा? बहुत अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट्स में डालेंगे, अच्छा वाला तेल डालेंगे तब ज्यादा पैसा बनेगा, या घटिया वाला तेल, घटिया वाला मैदा वो डालेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा? चलिए अब अगले सोल्यूशन की बात करते हैं। गट के अंदर ऐसा क्या होता है कि गट बीमार हो जाता है? क्या गट के अंदर केवल मसल होते हैं या गट के अंदर और भी कुछ होता है? तो गट के अंदर माइक्रोबायोम्स होते हैं जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। हमारी बॉडी अगर 50 किलो की है तो उसमें 40 किलो माइक्रोबायोम्स हैं, अलग अलग वेराइटीज में, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में। और 10 किलो आपकी स्किन, बोन, ब्लड, ये सब है। तो अगर हम खुद को बैक्टीरिया कहें तो कोई दो राय नहीं है उसमें। यू कैन टेल योरसेल्फ आई एम बैक्टीरिया। ओके,
तो भगवान ने इस पृथ्वी पर दो तरह के लोग दिए हैं, एक गुड पीपल एंड और दूसरा बैड पीपल दिए ना, गुड पीपल एंड बैड पीपल। अगर जस्ट इमेजिन कीजिए कि इस दुनिया से बैड लोगों को हटा दिया जाए, केवल गुड 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 सारे गुड हो जाएं, तो क्या होगा? ये दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी, विनाश हो जाएगा, क्योंकि लोगों को स्किल सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल कैसे सीखेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हो रहा है अब तो। सोशल स्किल्स कैसे सीखेंगे? जरूरत ही नहीं है, सब बढ़िया है, सभी लोग बढ़िया हैं। तो बहुत सारे स्किल इसलिए सीखने पड़ते हैं कि बैड एनर्जी से फाइट करना है, बुरे लोगों से लड़ना है। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, ये गुड और बैड का मिश्रण है हर जगह। और इसी तरह आपके गट में भी गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया भगवान ने दोनों दिए हैं। क्यों दिए हैं? बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया से लड़ के उसको मजबूत बनाएगा। नहीं लड़ेगा तो वो कुछ करेगा ही नहीं, मर जाएगा वो गुड बैक्टीरिया। तो आपके गट में 20% बैड बैक्टीरिया और 80% गुड बैक्टीरिया डाले गए हैं। जब तक गुड बैक्टीरिया पावरफुल है, वो बैड बैक्टीरिया को दबा के रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप, अब डिपेंड करता है कि आप फूड किसको खिलाना चाहते हो। बैक्टीरिया का फूड होता है, हर एक बैक्टीरिया खाएगा तभी तो जिंदा रहेगा। तो जो गुड बैक्टीरिया है उसका फूड है फाइबर, और जो बैड बैक्टीरिया है उसका फूड है कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है? तो आपके पेट के अंदर दो सेनाएं हैं, ठीक है, दो आर्मी है। एक जो है वो फाइबर खाती है और दूसरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट खाती है। आप कौन से आर्मी को स्ट्रांग बनाना चाहोगे? जो गुड वाली आर्मी है उसको स्ट्रांग बनाओगे, जो बैड वाली है उसको स्ट्रांग बनाओगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। सर गुड वाली को। गुड वाली को बनाएंगे, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो गलती से वो बैड वाली आर्मी को ढेर सारा भोजन कराते हैं, और गुड वाला बैठ करके मुंह देखते रह जाता है, भाई मेरा फाइबर कब आएगा, मेरा फाइबर कब आएगा। वो आता ही नहीं है। सुबह से शाम हो जाती है सर, उसका भोजन ही नहीं आता। भोजन ही नहीं आता है। कभी मैदा जा रहा है, कभी समोसा जा रहा है, कभी बर्गर जा रहा है, भर भर के कार्बोहाइड्रेट जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बैड बैक्टीरिया होते हैं ये अपनी कॉलोनी बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि रोज भोजन मिल रहा है, सुबह दोपहर शाम भोजन मिल रहा है, और गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी छोटी होने लगती है। और कुछ दिनों में बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। इन्हीं बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया का नाम है एच पाइलोरी, हेलिकोबायोप्टर पाइलोरी। ज्यादातर जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है उनमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी को बड़ा कर लेता है। ऐसा नहीं कि एच पाइलोरी आपके पेट में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन कॉलोनी बड़ी हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो बड़ा सा सिंपल सा सोल्यूशन है कि अगर इनकी कॉलोनी को छोटा करना है तो क्या करना है? गुड आर्मी की कॉलोनी को बढ़ानी है और बैड आर्मी कॉलोनी को घटानी है तो क्या करना है? सिंपल अपना सोल्यूशन, डाइट सही करना है। अपना डाइट सही करना है। फाइबर ज्यादा कर दो, फैट और कार्ब्स जो है वो कम कर दे। 1 2 3 4 महीने में बैड आर्मी जो है वो मरने लगेगी, गुड आर्मी जिंदा होने लगेगी, गट आपका सही हो जाएगा। इतना ही आसान है गट को सही करना। लेकिन सबसे सर बड़ी ये प्रॉब्लम ही यही होती है, लोग अपने खाने को चेंज ही नहीं करना चाहते। हाँ जी प्रीतम जी। सर इसका रिजल्ट जो है बहुत लॉन्ग टाइम है, जैसे आपने कहा कि 2 3 4 महीने लग जाएगा, और लोग तो 2 दिन में रिजल्ट चाहते हैं, इसीलिए उस पर विश्वास नहीं करना चाहते। बिल्कुल, अब इधर तो से सर देखिए आप इधर से पेड़ दवाई भी जो खा ली, दिखते हैं रिजल्ट आना वो चाहिए। फल के साथ। पेड़ पहले आम वगैरह के पेड़ आते थे जो 5 साल बाद होते थे, अब तो चाहते हैं वो जो पेड़ आप खरीदते हैं उसमें फल लगे ही रहते हैं।
लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल सही। ये चीज तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, लोग फूल का पौधा खरीदने जाते हैं तो कौन सा फूल खरीदिए जिसमें ऑलरेडी फूल लगा हुआ है, वो भाई तो सही। पेड़ में आम लटके हैं वो वाला तो सीधे जाएगा घर पे तोड़ के खाएं। सर ये एक बात क्वेश्चन और अजय है। में सर जो ये फाइबर होता है, ये एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक सॉल्युबल नहीं होता वाटर में। राइट, एक सोलेबल होता है, एक नॉन सोलेबल होता है। जी, नॉन सॉल्युबल। राइट। इसको कैसे तो पहचानेंगे? तो किस तरह के फाइबर खाने चाहिए, इसको सोलुबल नॉन सोलुबल पहचानने के लिए आपको पानी में घोल करके देखना है कि वो सोलुबल है या नहीं है। ठीक है। तो अब जैसे कि नॉन ई सब, सॉल्युबल, हाँ ई सब गोल नॉन की सॉल्युबल ज़्यादा मिलता है। ई सब गोल की भूसी, जो जी चीज जी। डिकम्पोज हो सकती है, जो चीज डिकम्पोज हो सकती है वो सोलेबल है, और जो डिकम्पोज नहीं हो सकती है वो नॉन सोलेबल है। ठीक है। जैसे कि आप ये कुरकुरे बिस्किट इन सबको मिट्टी में गाड़ करके छोड़ दो 1 महीने, 1 महीने बाद निकालोगे तो वैसे का वैसा मिलेगा, ये डिकम्पोज नहीं होगा। जी। बिस्किट का पैकेट खोल करके आप जमीन में गाड़ दो, 1 महीने बाद उतना ही गोल मिलेगा, बिल्कुल उसमें कोई क्षय नहीं होगा, चींटी भी नहीं खाती उसको। तो ये सारे नॉन सोल्युबल हैं। तो बहुत आसान है इसको पहचानना, जो भी डिकम्पोज हो सकता है वो पेट में भी डिकम्पोज होगा, जो डिकम्पोज नहीं हो सकता वो नहीं होगा। इसबगोल और चिया सीड्स का जो फाइबर है सर, वो सॉल्युबल है। बहुत बढ़िया, सोल्युबल है, डिकम्पोज होता है। जी। तो अब मैं बताता हूँ कि अपने पेट के अंदर अगर गुड आर्मी कम हो गई है तो गुड आर्मी कैसे बढ़ाई जाए, इमीडिएट रिजल्ट हमें कैसे मिलना शुरू हो जाए, हफ्ते 10 दिन में हमें लगने लगे कि हाँ हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो हमें अलग से आर्मी डालनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी आर्मी, किसी कहीं और से आर्मी लाके इधर डालनी पड़ेगी अच्छी वाली। तो वो कहाँ से ले आते हैं, बॉडी के अंदर 2 चीजें डाल सकते हैं, पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रोबायोम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने चिया सीड्स ले लिया और चिया सीड्स को अंकुरित करके उसके छोटे 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 पौधे निकल आए, 2 पत्ते निकल आए, तो वो बन गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जब आप उनको पेट के अंदर डालेंगे तो जितने भी अंदर आपके गुड आर्मी है वो अपनी जनसंख्या को 10 गुना बढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें प्रॉपर प्योर फाइबर है, एकदम 100% प्योर फाइबर। गेहूं ले लीजिए, गेहूं को अंकुरित कर लीजिए, इतना बड़ा बड़ा अंकुरित हो जाए, उसके पत्तों को काट करके खाइए उसको। ये है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सर चिया सीड्स कैसे अंकुरित करेंगे? सर जो बीज ले आएंगे। चिया सीड के लिए एक छोटा सा प्लेट लेना है, प्लेट पे आप एक टिश्यू पेपर डाल दीजिए, थोड़े से पानी छिड़क दीजिए और उसके ऊपर चिया को धो करके डाल दीजिए। ठीक है, उसको ढक करके रख दीजिए, दूसरे तीसरे दिन वो अंकुरित हो जाएगा, 1-2 दिन और उसको पानी छिड़क दीजिए, 1 हफ्ते में उसके पौधे तैयार हो जाएंगे। सर उसकी पत्तियां से कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं, किचन में ही आपके सारे माइक्रो न्यूट्रिशन तैयार हो जाएंगे। सर उसमें कुछ नहीं डालना है, मतलब सिर्फ पानी टिश्यू पेपर के ऊपर। एग्जैक्टली, और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। इस तरह से आप हम लोग मूली के बीज ले सकते हैं, चिया के बीज ले सकते हैं, क्लोवर्स ले सकते हैं, अल्फा अल्फा ले सकते हैं, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मेथी, मेथी के ले सकते हैं, मेथी के अंकुरित बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अल्फा अल्फा क्या है? ये भी एक बीज है, छोटा छोटा सरसों के जैसा होता है। ठीक है, तो आपको ये अमेजोन वगैरह पे आराम से मिल जाएगा। और दूसरा चीज जो है, सीधे के सीधे आप बैक्टीरिया डाल दीजिए पेट में, जिंदा बैक्टीरिया। ये कहाँ मिलता है, ये आपके विनेगर में मिलता है। विनेगर जब बनाया जाता है तो फर्मेंट किया जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया डाला जाता है। तो जो विनेगर विथ मदर होता है उस पर लिखा रहता है विथ मदर, मतलब कि जिस मदर ने इसको बनाया है, जिस बैक्टीरिया ने इसको फर्मेंट किया है वो इसी के अंदर है, उसको आप सीधे डाल दीजिए। तो
कॉलोनी आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। इसके अलावा सर दूसरा उसको पानी के साथ हाँ जी, लेना है सर, उसको पानी के साथ लेना है हाँ पानी के साथ देना। सर। कितनी क्वांटिटी होनी तो चाहिए? 1 गिलास पानी लेंगे, जैसे कि मान लो कि ये 300 ml का ग्लास है, इसमें आप करीब 15 से 20 ml अपनी एज और वेट के हिसाब से, जिसका वेट ज्यादा है तो क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए, और वेट कम है तो, बॉडी छोटा है वेट कम है तो क्वांटिटी कम चाहिए। ठीक है, तो आप सीधे बैक्टीरिया डाल करके अपनी कॉलोनी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है केफीर, KEFIR, गूगल में सर्च करेंगे तो मिलेगा। केफीर भी एक तरह का जिंदा बैक्टीरिया है, जिसे हम प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं। केफीर को बनाने की विधि भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो केफीर को यूज करके भी आप अपने गट माइक्रोबायोम को बढ़ा सकते हैं। तीसरा सॉल्यूशन है आपके पास कांजी। कांजी बनाने की तरकीब भी मैंने कई बार डिस्कस की हुई है, जिसमें कि बीट रूट, कैरेट और पीली वाली सरसों का पाउडर, ये 3 चीजें डाल करके धूप में 2 दिन रखना है, तीसरे दिन पीने के लिए तैयार हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी मिश्री आप डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, और दिन में आप आधे लीटर से 1 लीटर तक आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सर जैसे आजकल धूप बहुत तेज है, तब भी धूप में इतना 2 दिन कम से कम, जाड़े में 3 दिन कम से कम। सर इसको खाली पेट पीना है? दिन भर ले सकते हैं। अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। चौथा सॉल्यूशन है राइस कांजी, चावल की कांजी बना सकते हैं। तो अभी हमारा मंडे से, जो लोग यहाँ पे मेरे साथ योगा सेशन से जुड़े हुए हैं, मंडे से हमारा जो गट वाला सेशन शुरू हो रहा है, 15 दिन का गट ब्रेन कनेक्शन, उसमें कांजी लेना रोज इंपॉर्टेंट है। तो कल ही कांजी बनाने के लिए डाल देंगे। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन राइस कांजी लेंगे और बीटरूट कांजी डेली लेंगे। सर बीटरूट कांजी में गुनगुना पानी डालें या नॉर्मल पानी? पानी, बाकी तो उसको गुनगुना सूरज के प्रकाश में होना ही है। सर ये नहीं, सर ये मेरा कांजी मतलब कैसे था बनेगी बीटरूट अगर वाली? नॉर्मल पानी डालिए। ठीक है, सर एक चीज और थी, उसको जरा सर ढक्कन बंद कर देते हैं तो वो सर स्मेल सी आती है, और फिर उसको मतलब ढक्कन खुला नहीं बंद, छोड़ा या उसको ढक्कन बंद नहीं करना है, ढक्कन खुला रखना है, उसको कपड़ा बांध देना है। ठीक है, ढक्कन बंद रहेगा तो सड़ जाएगा, उसमें से गैस निकलती है, एसिटिक एसिड निकलता है उसमें से, वो उसी में रह जाएगा, वो सड़ जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। तो उसके ऊपर कपड़ा बांध दीजिए या ढक्कन केवल रख दीजिए उसको। ठीक है, ओके सर। सर इसे ग्लास जार में ही बनाना है? ग्लास, कांच के बर्तन में ही बनाना है, यस। प्लास्टिक सर कैसे बनाना है प्लीज एक बार बता दीजिए। प्लास्टिक ये में वो बता दीजिए। कार्सिनोजेनिक हो जाता है। गायत्री यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना बीटरूट कांजी, तो जी आपको सर। कई सारी रेसिपी मिल जाएंगे। तो ये सारे तरीके इस्तेमाल करके आप अपने गट के माइक्रोबायोम अर्थात बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का केस बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है, मल्टीपल टाइम्स यूज करने के बाद भी, ये सब प्रक्रिया यूज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 1-to-1, जिसमें कि हम एनालाइज कर सकते हैं कि आपके लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि कई सारे मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, एक मैडम आई थी जिनको अचार खाने की क्रेविंग थी, अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ पिकल्स, 50-50 तरह की पिकल घर पे रखते थे, रोज नई नई वैरायटी खाते थे। मैंने सारे डाइट प्लान ट्राई कर लिए, 3-4 तरह के डाइट प्लान, कभी उन्होंने बताया नहीं कि मुझे अचार खाने की क्रेविंग होती, और इतना इतना अचार खाते थे। सारे डाइट प्लान मेरे फेल हो गए। जब मैंने एक दिन बैठ करके एक एक चीज की तहकीकात की तो पता चला कि वो अचार खाते, और अचार की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि सर बाहर की अचार जो होती है वैसे सड़ी हुई आती है। हाँ जी, सर जो ये अचार, कुछ अचार होते हैं जो वही फर्मेंटेशन की विधि से बनाए जाते हैं, शायद हमें पता नहीं है सर। अचार जो है एक प्रोबायोटिक्स है। अचार भी के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर लिमिटेड अमाउंट में आप लेंगे तभी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इजंट इट? अचार खाना अच्छी बात है,
लेकिन अचार के अंदर जो मसाले डाले गए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि क्या डाला है उसमें। जी, घर का बना है तो घर का सौंफ बना है है तो अचार खाना जी, चाहिए, अचार खाना चाहिए। हर तरह के टेस्ट हमारे मुंह के अंदर जाने चाहिए, खट्टे भी, कड़वे भी, तीखे भी, मीठे भी, हर तरह के भोजन हमें करने हैं। लेकिन जिसका गट पहले से बीमार है उसको अचार खिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जी ठीक है, थैंक यू सर। तो सर ये क्या सारे नींबू का अचार गैस में प्रॉब्लम करता है? 100% प्रॉब्लम करता है। घर का बना हुआ सर? कोई भी अचार अगर आप गैस की बीमारी में खाएंगे तो गैस और ज्यादा क्रिएट करेगा। खट्टा एसिडिटी क्रिएट करता है, हर खट्टी चीज एसिड होती है, राइट, ये तो आपको पता ही होगा। उसका एसिड वैल्यू काफी लो रहता है, वो अल्कलाइन नहीं होता है। सर अभी आपने कहा कि नींबू अल्कलाइन हो जाता है, लीवर अच्छा जाता है। नींबू एकमात्र ऐसा चीज है जो कि लिवर से मिलते ही अल्कलाइन हो जाता है। सर इसीलिए पूछा कि अचार नींबू का खा सकते हैं मतलब? नींबू का अचार खा सकते हैं। सर हाँ जी, दाल में जो खटाई डालते हैं उस पे आपको क्या जहर है, प्रतिक्रिया? जहर है, जहर है वो? खटाई जहर है। खटाई, खटाई मैंने बताया ना, जो भी चीज खट्टी है उसके अंदर साइट्रिक एसिड है, तो वो एसिडिटी ही बनाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप हफ्ते में एक दिन यूज कर लीजिए। लेकिन अगर उसको रोज रोज यूज करेंगे, अगेन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्ज्य, अति नहीं करनी चाहिए किसी चीज की। सर जैसे आंवला जूस या आंवला पाउडर हमें शूट नहीं करता फैमिली में किसी को भी। कोई बात आंवला नहीं, जूस नहीं खाना है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी को बॉडी को सूट करती हैं, किसी को नहीं करती। जबकि कहते हैं लोग कि आंवला खाना चाहिए। ठीक है, खाना चाहिए हर चीज। मान लो कि अंगूर खाना चाहिए, जी अंगूर अच्छी चीज है, लेकिन शुगर पेशेंट को रोज रोज अंगूर खिलाओ तो 1 महीने में तो मर ही जाएगा वो। हाँ जी सर, वो तो बात ठीक है। तो बॉडी को सूट सर कर रही है, ठीक है, नहीं कर रही तो नहीं कर रही है, दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढो ना। जैसे हमारी उनको मिसिज ने वो लिया था ये विनेगर, तो लेते ही उसी दिन दिक्कत बन गई। इसीलिए मैंने कहा ना तुरंत बंद कर दो, नहीं सूट कर रही जी है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो बंद कर दो तुरंत। हालांकि पहले कई बार लिया तो शूट किया, शायद उस दिन ज्यादा हो गया। वो 1 चम्मच लेती थी एक गिलास में, उस दिन मैंने 2-2.5 चम्मच दे दिया। वो आपने 15 ml बोला था ना, तो मैंने थोड़ा शायद ज्यादा हो गया। हो सकता है ज्यादा हो गया हो, तो थोड़ा कम करके ट्राई करेंगे एक बार। तो उसको कुछ गुनगुने पानी में कुछ चेंज हो जाएगा कुछ तासीर? ये गुनगुने पानी से उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्वांटिटी कम कर दो, आप 5 ml कर दो, 5 ml से शुरू करो। हाँ, धीरे धीरे बॉडी को उसकी हैबिट हो जाए तो फिर बढ़ा ले। राइट। जी सर, थैंक यू सर। सर राइस कांजी क्या डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं क्या? राइस कांजी? नॉट एट ऑल। नो। ओके सर, थैंक्स। स्टार्च जो होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं होता। सर डायबिटिक पेशेंट्स कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं या कौन से बिल्कुल नहीं खाने होंगे? जो भी स्ट्रिंजेंट फ्रूट्स होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट के लिए अमृत समान होते हैं, जिनका टेस्ट स्ट्रिंजेंट होता है, जैसे कि अनार। अनार जो होता है वो स्ट्रिंजेंट होता है, ना वो कड़वा होता है, ना तीखा होता है, ना मीठा होता है, द टेस्ट इज स्ट्रिंजेंट। तो ये बेस्ट फ्रूट होता है डायबिटिक्स के लिए। दूसरा और होता सर है, सबसे खतरनाक कौन सा? और दूसरा होता है एवोकाडो, उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता है, टेस्टलेस फ्रूट है वो। तो ये दो सबसे बेस्ट फ्रूट है। तीसरे कौन में से आप, अवॉइड करने हैं सर स्पेसिफिकली? बाकी सभी अवॉइड करने हैं, कम करने। जिसके अंदर भी स्वीटनेस ज्यादा है तो उसको थोड़ा कम लेना है। जैसे कि अभी मैंगो का सीजन आ रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं डायबिटिक हो तो क्या हुआ, खूब दबा के मैंगो खाओ। तो एक सीजन केवल अवॉइड करना है, एक सीजन में अपने आप को ठीक कर लेना है, दूसरे सीजन से दबा के खाओ ना, कोई कौन पूछता है। 2 से 3 महीने लगते हैं डायबिटिक को ठीक करने में, उसके बाद पूरी जिंदगी खाओ। सर चाहे जितनी पुरानी डायबिटिक हो? हाँ जी, सर चाहे जितनी पुरानी डायबिटिक हो? हाँ, कितनी भी पुरानी डायबिटिक हो 3 महीने में पूरी जड़ से ठीक हो जाती है। सर जैसे मुझे जेस्टरल डायबिटीज जो है शो हुई थी सेकेंड बेबी में,
बट अभी कोई ऐसा इशू नहीं, पर मुझे हमेशा डर ही लगता रहता है कि मुझे है, मतलब ऐसा लगता रहता है मेरे को। देखो, कभी भी डर लगे तो उस डर को क्लियर करने के लिए तुरंत टेस्ट कर लेना चाहिए। टेस्ट करने से डर भाग जाता है। या तो है तो आप एफर्ट लगाओ उसको ठीक करने की, और नहीं है तो अच्छी बात है, खुश हो जाओ। ओके सर। सर बनाना खा सकता है डायबिटिक पेशेंट? लिमिटेड अमाउंट में डिपेंड करता है कि डायबिटिक लेवल कितना है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, तो लेवल के हिसाब से रिकमेंड किया जा सकता है। यस। अगर ऑलरेडी लेवल मान लो 300 के 400 के ऊपर गया हुआ है और फिर आप बोलो कि नहीं तुम केला भी खा लो, तो और बढ़ाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि जब तक कोई पेशेंट बीमार है तो आप उसको एक्सपर्ट गाइडेंस में लेकर के ट्रीट कीजिए, हिट एंड ट्रायल मत कीजिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मेरे पास एक पेशेंट आए थे करीब 1.5 साल पहले, विदाउट टेकिंग द नेम आई विल मेंशन, तो उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। मैंने कहा कि भाई देखो, मेरे पास आओगे तो मेरी फीस जो है महीने की 3,000 रुपये रहेगी। सर ये तो बहुत महंगा है, 3,000 में कैसे दे सकता हूँ, मैं तो एक क्लर्क इंसान हूँ, मेरी तो 35-40 हजार पेमेंट है, 3,000 कैसे दे सकता हूँ। मैंने कहा फिर कुछ और ट्राई करो। उन्होंने ट्राई किया, करीब ऐसे 1 साल गुजर गया, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ गई कि उनको अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी 1 साल की। डॉक्टर ने कहा इनको 1 साल का बेड रेस्ट चाहिए। अब 40,000 सैलरी थी, 12 महीने घर में बैठना पड़ा, तो कितने हो गए? 5 लाख रुपए। 38,000। 5 लाख रुपए हो गए। यस सर। बाकी जो परेशानी है वो तो अलग से, मैं तो बस एक फाइनेंस थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब वो घर पे बैठ गए तो उनकी वाइफ जो थी वो टीचर की नौकरी करती थी। अब ये घर में एक बीमार बैठा हुआ है तो उनको खाना पीना ये सब कौन देगा? वाइफ को भी नौकरी छोड़नी पड़ी, उनको भी 20-25 हजार मिलता ही होगा, तो 7-8 लाख का तो नुकसान ऐसे हो गया। बाकी जो दवाइयों में खर्च हो वो तो छोड़ दो। और 1 साल के बाद रिजल्ट, किडनी एक खराब हो गई बिल्कुल। तो डॉक्टर ने कहा कि अब इसको ट्रांसप्लांट करा लो। उसके लिए एक किडनी के 6 से 8 लाख रुपए लगते हैं, और वो भी किडनी आपके पास है तो, अगर कहीं से खरीदना है तो 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे। तो आपको ये समझना है कि मेरे लिए सस्ता क्या है, बीमार पड़ने के बाद ट्रीट करना या बीमारी के पहले अपने आप को प्रिवेंट कर लेना। प्रिवेंशन पे फोकस करना या क्योर पे फोकस करना। इंडिया में लोग किस पे फोकस करते हैं, प्रिवेंशन पे या क्योर पे? केयर। और क्योर भी कैसा? जब तक जानलेवा ना हो जाए, सांस लेने में तकलीफ ना होने लगे, आंखों के आगे अंधेरा नहीं छाए, तब तक क्योर की सोचेंगे भी नहीं। राइट, ये माइंडसेट है इंडिया की। हाँ जी रचना जी। माइक ऑन कर लेंगे। सर जो मार्केट में वाइट विनेगर आता है, इसमें सिंथेटिक विनेगर भी लिखा होता है, वो और एक सोया सॉस, क्या ये यूज कर सकते हैं कभी या बिल्कुल नहीं? देखो, एक तो आपने नाम ही लिया है सिंथेटिक, राइट सर। तो नाम में ही वो छुपा हुआ है सिंथेटिक। वो केवल टेस्ट के लिए होता है, आपके ड्रेसिंग के लिए, अचार के लिए, बाकी उसके फायदे कुछ भी नहीं है। सर हार्मफुल होता है मतलब यूज करना? हार्मफुल होता है, अगर वो आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए नहीं बना है तो हार्मफुल तो होगा ही। तो आप ऐसी चीजों को क्यों खाएंगे? जो अच्छे विनेगर हैं आपके पास, उसको छोड़ करके आप आर्टिफिशियल सिंथेटिक के पास क्यों जाएंगे? राइट। सर एंड व्हाट अबाउट सोया सॉस? अब डिपेंड करता है कि सोया सॉस की क्वालिटी कैसी है। उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी वाले भी हैं, कुछ ब्रांड हैं ऐसे जो कि अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं, लेकिन ये जो फास्ट फूड में डालते हैं ठेला वाले सोया सॉस, ये तो सुभान अल्लाह है बिल्कुल। सर गन्ने का जो सिरका होता है वो खा सकते हैं? कौन? मतलब
नॉर्मल सर, जो गन्ने वाला सिरका सर, जो धूप में रख के बनाया जाता है। गन्ना वाला क्या, विनेगर? हाँ सर, उसको विनेगर ही कहेंगे सर, जो गन्ने का रस गांव में सर बनता था पहले। हाँ, जो गांव वाला बनता है वो तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो मुझे आज बस इतना ही शेयर करना था। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी अमित। हाँ सर, हमने एक सर शुरुआत में चर्चा करी थी वेगस नर्व की, उसको कैसे एक्टिवेट करने के लिए? ओके, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए ब्रेन को कुछ पॉजिटिव कमांड देने होते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरो हीलिंग के अंदर हिप्नोटिक कमांड्स, जिससे कि ब्रेन के नर्व्स को ये पता चलने लगता है कि मुझे अब ठीक होने का समय आ गया है, मैं एक मोस्ट क्यूरेबल पर्सन हूँ और मेरे जी। अंदर जिगरी इच्छा है कि मैं ठीक हो जाऊं। जब ये ऐसा कमांड सोचना दिमाग में जाने लगता है तो इंसान के अंदर ठीक होने की चाहत बढ़ने लगती है। ऐसा सोचना है। ऐसा सोचना है या ऐसा ऑडियो सुनना है, बार बार ऐसे ब्रेन को मैसेज देना है, तो आपका वेगस नर्व्स हील करने के लिए तैयार हो जाएगा। अदरवाइज मैं बता दूं कि जितने लोग बीमार होते हैं उसमें 90% लोग हील होना ही नहीं चाहते। वेगस नर्व्स ऑलरेडी डेड होती है। जी। आप उनको डॉक्टर के पास ले जाओगे तो नहीं जाएंगे, नहीं कराना है। दवाई खिलाना चाहोगे, नहीं खाएंगे। वेगस नर्व्स ऑलरेडी डेड हो चुकी होती है। वो उसी बीमारी में जूझते रहेंगे, कराते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।